बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे बीच में है अभी हाल ही में चयनित AAO के पद पर संजीव कुमार। संजीव कुमार, आपको आदर्श युवा मंडल, DDG इंटेलेक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट और हमारे यूट्यूब चैनल मंथन की ओर से आपकी सफलता के लिए ढेर ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले मैंने नाम लिया जिन यूनिट का, आदर्श युवा मंडल और DDG का, तो मैं चाहूँगा कि एक भेंट युवा मंडल और DDG की ओर से जो दिया जा रहा है इसे आप स्वीकार करें। मैं आमंत्रित करता हूं अनामिका और शिवम को कि आपको ये भेंट देंगे DDG की ओर से। और हाँ, चलिए अब हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि AAO का पद होता क्या है और इसे प्राप्त करने के लिए सीढ़ियां क्या है, किस रास्ते से वहां तक पहुंचा जाता है। AAO का पद का पूरा नाम होगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और एक असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर भी होता है जी। तो अभी आपने जो किया है ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर का है? ऑडिट ऑफिसर का। ऑडिट ऑफिसर का है जी। ये CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर एक डिपार्टमेंट है, IAAD इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। उसमें ये काम करते हैं सारे ऑडिटर्स एंड ऑडिट ऑफिसर्स। तो एक तरह से भारत सरकार का जो ऑडिटिंग वर्क है जी, उसके बैकबोन कहे जाते हैं ये। यानी भारत सरकार का जो लेखाकार विभाग है, इसके आप अधिकारी के रूप में आप चयनित हुए। ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर का ये पोस्ट है जी, यानी एक गजेटेड ऑफिसर पद है। और इस पे आपका अब यहाँ से अभी जैसा कि मैंने जिक्र किया कि रास्ते जो हमें सुन रहे हैं, किस रास्ते से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसके लिए रास्ता क्या होता है? रास्ता आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करिए, ग्रेजुएशन इसका क्वालिफिकेशन है और उसके बाद उस पर एक एग्ज़ाम होता है SSC CGL का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, और इसके एग्ज़ाम को दे करके आप ये बन सकते हैं। यानी कि आप जो CGL की चर्चा किया, इसमें आपको पात्रता आपने बताई कि आप किसी भी स्ट्रीम से स्नातक की हो और स्नातक के बाद आप इसकी पात्रता प्राप्त कर लेते हैं इसमें बैठने की, और आप इसके बाद इसको आप कंप्लीट। एग्ज़ाम कितने चरणों में संपन्न होता है? अभी तो पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन प्रीवियस पैटर्न की बात करूं तो उसमें टोटल 4 स्टेज होते थे। 4 स्टेज होते थे। पहले स्टेज पे क्या था? पहला प्रीलिम्स था। प्रीलिम्स में इस पोस्ट को पाने के लिए नॉर्मल से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं। इसका कट ऑफ सेपरेट आता है जिसमें कि जितना वैकेंसी रहता है उसका 20 टाइम्स लोग सिलेक्ट होते हैं प्रीलिम्स में। अच्छा। सपोज मेरे टाइम पे 250 वैकेंसी थी तो 5000 लोग। 250 × 20 जो आपका है और 5000 हुआ जी, यानी तो प्रीलिम्स में। हाँ, प्रीलिम्स में मतलब 12-14 लाख लड़के अगर परीक्षा दिए उसमें से 5000 के अंदर आपको रैंक लाना है फर्स्ट स्टेज में, तभी आप इसके लिए सेकंड स्टेज के लिए कट ऑफ होता है, उसको क्रॉस करना जी। उसके बाद फिर मेंस होता है। मेंस में इसमें एक अलग से पेपर देना होता है, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का सिलेबस जो है मेंस का सिलेबस और जो जो आपने प्री टेस्ट का प्रीलिमिनरी का सिलेबस का, दोनों में भिन्नता होती है। हाँ, नॉर्मल पोस्ट में जो है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GK इतने ही आते हैं जी। बट AAO के लिए एक सेपरेट पेपर होता है इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स का। अच्छा, यानी आपको ये मेंस में आ गए। हाँ, अलग से पेपर आपको देने पड़ेंगे इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स का। इसके अलावा आपने कहा 4 चरणों में, तो ये पहला दूसरा चरण हुआ है। इसमें कितने, आपने पहले बार में कहा कि जितने सीट होते हैं उसके 20 गुने आते हैं, उसके बाद वाले इसमें क्या होता है? उसमें भी अलग से कट ऑफ आता है, लेकिन जब फर्स्ट स्टेज आप क्वालिफाई कर लिए और सेकेंड में ठीक ठाक स्कोर कर लिए तो आपका थर्ड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाता है। सेकेंड और थर्ड जो एक ही साथ हो जाता था। थर्ड स्टेज डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता था, जिसमें राइटिंग स्किल्स चेक होता था, एसे और लेटर का एग्जाम। यानी थर्ड को आप समझ रहे हैं कि वो उतना बड़ा नहीं, आपको केवल राइटिंग स्किल के लिए और थर्ड है वही कि आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड
उससे गुजरना होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट आता है। ये तो आपने स्टेप की बात की कि इन स्टेपों से जाया जाता है। WO का ख्याल संजीव के मस्तिष्क में कब से आया? यानी एक स्टूडेंट की बात की जाएगी, यात्रा सफ़र होते, एकेडमिक एजुकेशन जब आप प्राप्त कर रहे थे तो कहाँ से आपने सोचना शुरू किया इस पद के ऊपर? 2016 में मैं ज्वाइन किया था CHSL के थ्रू एज ए LDC, और मैं उस टाइम ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाया था, और मैं उधर ज्वाइन कर लिया था। तो मुझे उधर फिर से ग्रेजुएशन में एंट्री लेना पड़ा। इग्नू से मैंने ग्रेजुएशन किया 16 से 19, और 16 में ही ये पोस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था SSC CGL के थ्रू जी। और उस टाइम से ये मेरे मन में था कि मैं इस पोस्ट को कर सकता हूँ। ये हाईएस्ट ग्रेड पे वाला जॉब है, ग्रुप B गेस्टेड ऑफिसर का पोस्ट है। अच्छा, यानी हाईएस्ट ग्रेड पे का जॉब था। हाँ, SSC CGL में सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे का जॉब यही था। एक मतलब ऐसे इस प्रश्न का कुछ विशेष अर्थ नहीं समझेंगे, क्या है इसका हाईएस्ट ग्रेड पे था, इसने आपको आकर्षित किया अपनी ओर या पसंद भी थी? हाँ, इसका जॉब प्रोफाइल भी मैंने पूरा स्टडी किया, तो मुझे लगा कि ये अच्छा है CAG के अंदर काम करना, और ऑडिट डिपार्टमेंट में आप ईमानदारी से काम करेंगे, भारत सरकार के कैग के अंदर काम करना और ईमानदारी से काम करने के साथ साथ कैश के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। नहीं, ये मेरे मन में तो ये है कि सेवा मतलब सर्विस, अगर हम ईमानदारी से अगर ऑडिट करेंगे तो बहुत हद तक करप्शन कम हो सकता है। जी। और इससे व्यवस्था आपने एक तरीका चुना कि इस माध्यम से हम करप्शन को थोड़ा सा कम करने में मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और अब चर्चा आपने की, यानी 16 में आपने ज्वाइन किया SSC के थ्रू, आप गए और वहाँ से आपने इसके लिए सोचना शुरू किया, और संयोग से उसी वर्ष ये विशेष पद लॉन्च भी किया गया था। एक सवाल यहाँ उठता है, आपने SSC की तैयारी, अभी जैसा कि इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, SSC की तैयारी कब से गंभीरतापूर्वक, क्लास की चर्चा कीजिएगा, किस क्लास में पढ़ रहे थे तो आपको गंभीरता से आपने इसको लिया था कि हम इसकी तैयारी करेंगे? 12th क्लास जब मैंने पास किया था उसके बाद तक तो मैंने सुना नहीं था। अविनाश भैया यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो मेरे गांव में गए थे एक मेला में, वो बोले थे कि हमारे यहाँ पे SSC की तैयारी होती है। मैं बोला कि मैं भी वो करूँगा, तो वो बोले कि आसान नहीं होता है, मतलब बहुत टाइम लगता है, 5-5 साल लगता है, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, उनका हो नहीं रहा है। तो मैं बोला कि मैं जाके देखूँगा, तो स्टार्ट करूँगा तैयारी। यानी आपको 12 क्लास के बाद ये सुनने को मिला कि आपको SSC की तैयारी, यानी SSC कुछ होता है और इसकी तैयारी करनी। हाँ, तो 2013 में मिड में, मतलब जून या अगस्त टाइम में मैं यहाँ पे आया था, और दिसंबर में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, जिसमें मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मतलब बस मैंने अपीयर हुआ, बस ऐसे ही अपीयर हो रहे थे पता करने के लिए कि इसके पाठ्यक्रम क्या है, किस तरीके के पूछे जाते हैं। जब आपने पहली बार दिया और उसके बाद आपको लगा कि उसकी गहराई के साथ साथ उसकी जो मांग थी उसको आपने माप लिया, और उसके बाद आपने उसकी तैयारी गंभीरतापूर्वक की और इस तरीके से आपको सफलता मिली। 12 के बाद आपने सोचना शुरू किया, और 12 के बाद जब आपने सोचना शुरू किया तो गंभीरतापूर्वक आपने इसकी तैयारी भी शुरू की होगी। संजीव को, किसको कितना लगता है ये बड़ा विषय नहीं है, संजीव को SSC की तैयारी करने में गंभीरता से कितने दिन लगभग SSC को प्रॉपर दिया होगा संजीव ने? प्रॉपर, मैं अगर प्रॉपर की बात करूँ तो 6 महीने से ज़्यादा मैंने नहीं दिया। यानी 6 महीने से ज़्यादा नहीं दिया। तो आपको जो सुन रहे हैं अभी, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? 6 महीने ही दे करके हो जाएगा, या फिर आपके 9-6 महीने देने के पीछे कुछ कारण रहा होगा? तो उन कारणों को थोड़ा स्पष्ट करेंगे। कई बार क्या होता है कि किसी की दूसरे का सुन करके लोग भ्रम में भी पड़ जाते हैं। 6 महीने पर्याप्त है। एक चर्चा भी आपने यह भी कही कि अविनाश भाई ने कहा था 5-5 साल तक लोग कर रहे हैं, आपने कहा मैंने 6 महीने केवल दिया। तो सवाल उठता है कि 6 महीने संजीव 6 महीने क्यों दिया? थोड़ा स्पष्ट करेंगे ताकि हमारे श्रोता इसका लाभ उठा पाएंगे। संशोधित रूप में बोलूँ तो 6 महीने वो समय था जब मैं तैयार हो गया था तैयारी करने के लिए जी। उसके पीछे का बैकग्राउंड तैयारी भी होता है, जिसमें मतलब साल 6 महीना मुझे लगा कि किन चीज़ों को छोड़ना है और कैसे जो है अपने आप को फोकस्ड हो करके और जो रिक्वायर्ड है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वो सारा गैदर करना है, इकट्ठा करना है। तो उस चीज़ में मुझे 6 महीने लगे, और इसलिए लगे क्योंकि इसमें जीके जो आता है उसका बहुत सिलेबस होता है। हिस्ट्री मतलब अप टू क्लास 10th एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट सोशल साइंस के मतलब पढ़ने होते हैं, और उसमें याद भी होना चाहिए। ये बोर्ड एग्जाम नहीं है जहाँ पे आप लिख के आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा। एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत हाई रहता है। मतलब
हाँ, यानी कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर कोई स्टेप बाय स्टेप मार्किंग नहीं है। एग्जैक्ट रिजल्ट मतलब आपका सीधे पहुँचेंगे सही आंसर पर तो आप मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। तो टाइमिंग यही है कि आपके बेसिक्स अगर आपने कंप्लीट कर लिया, फंडामेंटल मजबूत है, तो उसके ऊपर 6 महीने की रिगरस तैयारी आप करेंगे लगन से, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। यानी मूल रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका बेसिक्स ठीक है तो 6 महीने आपके पास हैं। अगर आप पूर्ण रूप से आप समयबद्ध होकर प्रबंधित होकर के तैयारी करते हैं तो पर्याप्त है। 6 महीने आपका बेसिक्स ठीक था। जिनके बेसिक्स ठीक होंगे, 6 महीने की आपने जो तैयारी की, तो उसमें आपकी प्लानिंग क्या, किस तरीके से आप प्लान करते थे? 2 तरह की प्लानिंग का विषय, एक होता है टाइम मैनेजमेंट और दूसरा टाइम मैनेजमेंट का यहाँ आशय है कि आप कैसे कैसे खर्च करते थे, और दूसरा है विषय को किस प्रकार से उसके साथ समन्वित करते थे। विषय में 2 ही चैलेंजिंग था, एक जीके और एक इंग्लिश। और इंग्लिश में भी इसमें ये होता है कि 2-3 हज़ार वर्ड्स का कलेक्शन माइंड में होना चाहिए। आप जब वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने आते हैं, जब तो आपको मीनिंग पता नहीं है आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। एक छोटा सा यहाँ मैं रुकना चाहूँगा, कोई सुझाव आप देना चाहेंगे इंग्लिश को, जो इंग्लिश के वर्ड्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो कोई बुक या कोई प्रोसेस जिससे कि आपने डेवलप किया हो? हर व्यक्ति के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन आपने जिक्र किया कि इतने हज़ार सब्जेक्ट को रखना पड़ता है, स्वाभाविक है संजीव ने रखा होगा, तो संजीव कोई सलाह देना चाहेगा कि आप किस बुक से या कैसे आप वर्ड को क्रिएट करें, वर्ड को डेवलप करें? इसका ये तो ईजिली अवेलेबल है। इसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो कवर करता है वो सारे प्रीवियस ईयर से कवर हो जाते हैं, और प्रीवियस ईयर को कवर करने के लिए बेस्ट बुक मुझे उस टाइम लगा था एमबी बुक जो था एमबी पब्लिकेशन का, उसमें प्रीवियस ईयर्स भी थे और कुछ सैम्पल वर्ड्स भी दिए हुए थे उससे रिलेटेड। उसको मैंने मल्टीपल टाइम 3-4 बार किया था। और उसके साथ साथ ग्रामर के लिए मैंने AK सिन्हा का बुक और 1-2 बुक और था, KS ढिल्लन का था, 2-3 किताब था, लुसेंट का भी था, लेकिन मेनली था AK सिंह का और KS ढिल्लन का। 2 बुक मैंने ढिल्लन का और ग्रामर के लिए। KS ढिल्लन में कंसाइज में जो है बहुत ही बेस्ट तरीके से दिया हुआ है, कम पृष्ठ में और कम मतलब कंसाइज वे में जो है बेस्ट तरीके से समझाया हुआ है और इम्पोर्टेंट सारे रूल इकट्ठे किए हुए हैं। अच्छा, तो एक सवाल है हाँ छोटा सा, कि अभी आपने जिक्र किया कि इसका हमने जिक्र जो चल रहे शब्द हैं, यानी कोई मैगजीन या कोई न्यूज़पेपर जो चलते हैं और वर्तमान में जो शब्द सब आते हैं, नए नए शब्द आते हैं, तो संजीव की तैयारी में कभी कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर इसका कुछ सहयोग इंग्लिश की तैयारी करने में ऐसा कुछ लिया है या फिर नहीं लिया? मैंने तो नहीं लिया, मुझे मतलब इस तरीके का आपने नहीं लिया। चलिए, एक हमें सुनने वाले लोगों में से कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया है आपके लिए। सबसे पहला सवाल एक आया है, जनरल कंपटीशन में किसी भी एग्जाम के लिए उसका सिलेबस कितना महत्वपूर्ण है? इसमें ऐसा नहीं है कि आप स्टिक टू सिलेबस हो सकते हैं। इसमें जनरल है तो जनरलाइज सिलेबस रहता है, आप मोटा मोटा ले करके चल सकते हैं कि क्लास 10th तक का स्टैंडर्ड का आपको मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश जो है अप टू क्लास 12th लेवल का जो है, यानी आप कुल मिला के कहना चाहिए क्लास 10th तक आपको सब कुछ। हाँ, और इंग्लिश का लेवल जो है क्लास 12th तक एटलीस्ट होना चाहिए, और उसी में आपको थोड़ा सा एडवांस और थोड़ा सा उसमें फर्दर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यानी 10 तक का लेवल आपको कंप्लीट होना चाहिए अगर आप SSC करना चाहते हैं, और उसके बाद इंग्लिश का जो लेवल है वो 12 के लेवल तक का होना चाहिए, और उसके बाद अंग्रेजी में विशेष रूप से थोड़ा इंग्लिश का टिप्स आप अपनी ओर से देंगे जो हमारे सुनने वालों को थोड़ा मदद कर सके, जो उनकी तैयारी में थोड़ी सी सहायता करे। क्योंकि गणित और अन्य विषय तो सोचते ही रहते हैं, लेकिन एक समस्या हमारे जो रूरल क्षेत्र के स्टूडेंट होते हैं खासकर उनकी समस्या रही, और आपने खुद भी बताया कि आपके लिए भी चुनौतीपूर्ण बात जो थी पहले वो अंग्रेजी से ही जुड़ी हुई थी। तो अंग्रेजी से जुड़ी समस्या को जिस प्रकार से संजीव ने फेस किया, तो जो अन्य लोग फेस कर रहे होंगे उसमें संजीव की कुछ जो टेक्निक थे वो कुछ मदद कर दे। एक तो मेरा बैकग्राउंड था 12th क्लास में मैं साइंस पढ़ा था इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश पढ़ने का जो हैबिट होता है कॉम्प्रिहेंशन के लिए वो वहीं से था, तो कॉम्प्रिहेंशन उधर से मदद मिली। और उसके बाद वर्ड पावर मैंने MB बुक से किया था। अभी के लिए मैं बोलूँ तो एक नीतू सिंह की बुक आती है KD कैंपस का, वो आप 2 से 3 बार कीजिए। एक बुक है 300-400 पेज का होगा, लेकिन आप उसको मतलब एक बार मत कीजिए, 2 से 3 बार कीजिए। यानी आप सलाह दे रहे हैं कि KD कैंपस के नीतू सिंह का बुक, और वो भी 2-3 बार कम से कम। पहली बार से शायद लग रहा है कि बहुत कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। हाँ,
या फिर इतना रूल है कि आप याद नहीं रख सकते सिंगल रीडिंग से। एटलीस्ट आपको 2-3 बार रीडिंग लगाना है, उसके इम्पोर्टेंट रूल्स को नोट करना है और उसको रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज करना है। रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज कीजिए और किताब का सिलेक्शन सही ढंग से कीजिए, ये एक बड़ी बात है। एक सवाल है, अब उलझन होती है किताबों को लेकर, संजीव इस संदर्भ में क्या राय देता है? कई बार क्या होता है, लोग ढेर सारे पुस्तक को पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ते हैं। तो अनेक पुस्तकों को पढ़ना या एक पुस्तक को अनेक बार पढ़ना, आप हमें सुनने वालों को पुस्तक के प्रति थोड़ा सा, क्योंकि ये भी एक बड़ा उलझन सा हो जाता है, अनेक किताब विद्यार्थी उलझ जाते हैं क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। और इससे क्या है कि कई बार सूचनाएं जो अलग अलग किताबों में अलग अलग ढंग से रहती है, उसको लेकर के भी उनके अंदर एक बहुत तरह का हौच पौच पता बन जाता है। तो संजीव ने जो खुद प्रयोग किया होगा और जो हमें सुनने वालों को बताना भी चाहेगा, एक को अनेक बार पढ़ो या अनेक को पढ़ो, क्या सलाह सुझाव है इसमें? अनेक उसी केस में आप पढ़िए जब आपको सिलेक्ट करना है कि 4 किताब में से मुझे कौन सूट कर रहा है, अच्छा, मुझे कौन अच्छा लग रहा है, यानी जब चयन करना हो तो आप अनेक पढ़िए। लेकिन आप 4 किताब को याद नहीं कर सकते हैं, एक किताब को ही आप मल्टीपल टाइम करके, यानी जब आप चयनित कर लेते हैं तो एक को ही पढ़ते हैं। एक को ही 2 से 3 बार अच्छे से पढ़िए। और मतलब इतना एक बार पढ़ लेने के बाद, 2 बार पढ़ लेने के बाद उसमें स्पीड आ जाता है कि आप उसको महीने भर में भी ख़त्म कर सकते हैं। तो 6 महीने में आप 5-6 बार भी ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, यानी एक बार आप जब पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर का जो स्ट्रेंथ है बढ़ जाता है और आपकी स्पीड बढ़ जाती है, और उससे आप 5-6 महीने के अंदर 3-4 बार ख़त्म कर सकते हैं। तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, एक को लेकर के आप ऐसा कर रहे हैं। और आपकी जो जानकारी है वो भी थोड़ा परिमार्जित होते जाएगी, धीरे धीरे मजबूत होते जाएगी। एक क्वेश्चन और है, व्हाट डू यू थिंक इट इज़ योर मैक्सिमम और यू वांट समथिंग मोर इन योर लाइफ? हालांकि ज़िंदगी में तो मुकाम आते नहीं कभी, अवश्य केवल एक पड़ाव ही आते हैं, मंजिल तो किसी को मिलते नहीं है। शायद लगता है जीवन खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी पूछने वाले ने पूछा और मेरा काम था कि मैं आपके समक्ष रख दूँ। इसे मैक्सिमम समझा जाए या फिर कुछ और है? मुझे मतलब मैं फ्री होकर के नौकरी के साथ तैयारी करके मुझे लगा कि ये इतना अच्छा पोस्ट है जहाँ पे मैं मतलब हर चीज़ से, मतलब कैरियर वाइज भी ये बेस्ट दे सकता है और मैं सर्विस भी बेस्ट दे सकता हूँ यहाँ से। तो मैं पहले 2 साल 3 साल नौकरी करके देखूंगा, इसके बाद मुझे अगर रिक्वायरमेंट लगेगी कि मुझे और भी कुछ करना चाहिए, यहाँ से मैं जितना करना चाहता था उतना नहीं कर पा रहा हूँ, तो आगे के पद पर विचार करें। आगे मैं फिर विचार करूँ। यानी कुल मिलाकर के संजीव ये बता रहे हैं कि अभी तो इसे पड़ाव ही समझा जाओ और इस पड़ाव से मैं देखूंगा कि जो मैं देना चाहता हूँ वो दे पा रहा हूँ, अगर तो फिर इसी को श्रेष्ठ देना है। और अगर ऐसा लगेगा कि जितना मैं देना चाह रहा था उसके लिए अगर इससे भी बेहतर कोई पद है तो वहाँ तक जाएंगे। तो 2 साल बाद फिर हमारी ढेर सारी शुभकामना है, आप अपना श्रेष्ठ दें और श्रेष्ठ देने के साथ साथ कोशिश पूरी तरह से करें इसका। अब एक सवाल हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं आपसे। आपने एसएससी की तैयारी करते हुए आपका थोड़ा सा परिचय आप अपना खुद का देंगे कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है, फैमिली बैकग्राउंड से लेकर सोशल बैकग्राउंड से लेकर जो 10th तक जो आपकी यात्रा रही है, किस प्रकार की रही है, ताकि हमें सुनने वाले को एक लगे कि 10वां क्लास की यात्रा का कितना अर्थ होता है तैयारी करने में। तो अभी जब आपने जिक्र कर दिया 6 महीने, कई बार लोग सोच लेते हैं वो 6 महीना में हो जाता है, तो 10th तक की यात्रा कैसी रही है, किस प्रकार से रहा है, आपने किस प्रकार की तैयारी की, क्या मार्क्स ऑब्टेन किया और क्या सोच था आपके अंदर? प्राइमरी एजुकेशन की बात करूं तो 5th क्लास तक मुझे जहाँ तक याद है 5th 6th तक मुझे अच्छे से जो है सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स आती थी। यानी मैथ्स पसंद संजीव का बचपन से रहा है। और मेरे पिताजी मुझे बहुत इनकरेज करते थे कि तुम्हारा माइंड कंप्यूटर माइंड है, फास्ट कैलकुलेट करता है, और उससे मुझे बहुत मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस लगता था। बस उतना बोल देने से मैं हमेशा क्लास में कम से कम मैथ्स में सबसे आगे रहता था। वाह, क्या बात है। यानी जब पिता ने कहा कि तुम्हारा माइंड कंप्यूटर माइंड है, तो पुत्र ने सोचा कि अभी पिता की इस आशीर्वाद को, पिता के इस वचन को सिद्ध करते रहना है, और क्लास में कम से कम गणित में आगे रहते थे। ठीक, आगे की पढ़ाई उच्च विद्यालय की कहाँ से हुई और कैसे? और 10th में मैंने उधर अपने इधर PNS हाई स्कूल से 10th किया था। तो वहाँ पे मैंने
10th में मैं जिस कोचिंग में पढ़ रहा था, साल भर ऐसा हुआ कि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी थे, तो साल भर के टेस्ट में मैं एक ही बार टॉप कर पाया था। लेकिन फाइनल एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें सारे सब्जेक्ट में मैं साल भर उस बहुत सारे मतलब मेहनत से इतना गुजरा, वहाँ पे इतना टेस्ट देना पड़ता था, दोनों टाइम कोचिंग गया। तो उसमें हुआ ऐसा कि फाइनल एग्ज़ाम जो मैं दे के आया उसमें मैं पूरे कोचिंग में भी टॉप कर गया और पूरे अपने स्कूल में भी टॉप कर गया था। ओह वाह, क्या बात है, स्कूल में भी टॉप किए और कोचिंग में भी टॉप किए। और इस तरीके से कहा जा सकता है कि 10th तक की जो आपकी तैयारी थी संतोषप्रद और बेहतर थे, यानी बेहतर तैयारी कह सकते हैं, संतोषप्रद से थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं तैयारी थी आपकी। और इस कारण से शायद आपको 6 महीने की जो आपने चर्चा की है ये इसका जो 10th लेवल तक औसत दर्जे के स्टूडेंट होते हैं उनको जब SSC करना होता है तो पहले आपको पीछे का जो है उसको थोड़ा ठीक करना पड़ता है। फिर आपने 10th से जो 12th तक की जो तैयारी की, थोड़ा सा इस पे भी फोकस कर देंगे, थोड़ा सा मतलब 1-2 पंक्ति में, बस ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। 12th में मेरा मिक्स रहा। 12th तक मैंने पटना में भी पढ़ाई की और आपके यहाँ भी मतलब ICI में भी पढ़ाई किया। शुरुआत में मैं 11th में यहाँ आया था, कैंप ज्वाइन किया था, उसके बाद मैं पटना गया, पटना में पढ़ के फिर वापस आया, फिर कैंप ज्वाइन किया और एक बोर्ड एग्ज़ाम दिया। और बोर्ड एग्ज़ाम के बाद मैं फिर कुछ दिन घर रहने के बाद यहाँ पे फिर जनरल कंपटीशन का तैयारी यहीं से मुझे अच्छा लगा और यहीं से स्टार्ट किया। एक बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी तैयारी जनरल कंपटीशन की करते हैं और जो एक वक्त है उसके अनुसार उनको सफलता नहीं मिलती है तो उनके अंदर एक निराशा आ जाती है। क्या लगता है आपको, ऐसे दौर से कभी संजीव गुजरा है जब तैयारी का वक्त गुजरा हो? हालांकि आपने तो कहा कि 6 महीने बाद ही आपकी तैयारी हो गई थी, तो क्या संजीव के जीवन में कैसे कभी निराशा के पल आए तैयारी को लेकर, परिणाम को लेकर? यानी परिणाम को लेकर, तैयारी को लेकर नहीं। तो तैयारी से ज़्यादा लोग निराश होते भी नहीं है, परिणाम ही निराश करता है। तो परिणाम को लेकर के निराशा का कभी कोई, या अगर आपके पास आया हो तो कोई बात नहीं है, नहीं अगर, हाँ जी बोलिए। जब तक मैंने वो एग्ज़ाम मतलब जिससे मुझे लग गया कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, वो नहीं दिया था, तब तक मुझे मेरा अपना भविष्य अंधकार में नज़र आता था। और वो मुझे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दिया कि मैं इतना आराम कैसे रह सकता हूँ। मतलब मुझे हमेशा लगता था कि मुझे मतलब नौकरी करनी है या एग्ज़ाम पास करना है तो इतना आराम से कैसे रहूँ। हाँ, इतना आराम से मतलब अंदर एक बेचैनी थी। यानी अभिप्राय जो आपने जो कहा कि आपका जो भविष्य अंधकार में था, यानी दिख ही नहीं रहा था, अंधकार में था, तो आपको उसी से लग रहा है कि आपको बेचैनी भी बढ़ती गई और आपको एक्टिव रखा उसने, और इससे ऐसा हुआ। तो आपको तो जल्द मिल गया, तुलनात्मक शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जल्द मिल गया। जिन्हें उतना जल्द नहीं मिल पाता है, आपके कई मित्र हैं जिसे मैं जानता हूँ उसको उतना जल्द नहीं मिल पाया है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे क्षण में क्या है जिस पर फोकस ज़्यादा करें? बस यही है कि आपको खुद में अंदर लगना चाहिए कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मेरे में वो सब संभावना है और मैं ये कर सकता हूँ। और अपने ऊपर विश्वास रखिए और छोड़िए नहीं, आप बस कंटिन्यू रखने से निश्चित रूप से हो जाता है। चलिए, हर व्यक्ति के सफलता के अलग अलग मंत्र होते हैं। संजीव के सफलता के मूल मंत्र क्या है? मैं जानता हूँ इस विषय को कि जो मंत्र आपका होगा जरूरी नहीं सबका हो, लेकिन संजीव की सफलता का मूल मंत्र क्या है? खुद में विश्वास और सतत प्रयास। यानी खुद विश्वास और सतत प्रयास संजीव की सफलता का मूल मंत्र है। एक और क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है आपसे कि सिलेबस के अलावे भी कोई ऐसे कार्य है या कोई ऐसे पाठ्यक्रम है जो जनरल कंपटीशन में तैयारी के लिए आवश्यक है? सिलेबस के अलावे, ये तो जनरल कंपटीशन का पहले सिलेबस ही क्या है ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन चलिए सिलेबस के अलावे क्या है आप समझ गए होंगे। एज ए होल मैं बात करूँ तो आप मतलब जनरल कंपटीशन, कोई भी सिलेबस या कोई भी काम आप करते हैं लाइफ में, उससे पहले आप एक अच्छे इंसान हैं कि नहीं, मतलब आप सफल आदमी बनते हैं उससे पहले ये महत्वपूर्ण होता है कि आप कितना वैल्यूबल इंसान है, आपके अंदर कितनी वैल्यूज़ डेवलप हुए, मूल्यों का कितना विकास हुआ है। अगर आप में मूल्य विकसित हो गए हैं तो आप किसी भी सेक्टर में काम करेंगे आप सफल होंगे ही। तो मुझे लगता है कि अपने व्यक्तित्व को विकास करना सबसे, यानी आपको लग रहा है आप इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहना चाहते हैं कि जो आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी, मतलब जिसे आप जरूरी समझते हैं उस क्षेत्र में भी आप कुछ करते रहें। हाँ, उसके बिना तो आप अपने आप को निखार ही नहीं पाएंगे। इसलिए व्यक्तित्व विकास बहुत आवश्यक है। इससे थोड़ा सा इतर एक क्वेश्चन ये है, संजीव इस विषय पर कितना जरूरी समझता है इस विषय को कि एक व्यक्ति जो सफल होता है या जो तैयारी कर रहा होता है इसके बीच में एक संवाद हो,
जो कुछ सफल हो चुका है, जो तैयारी कर रहा है, उसके बीच के संवाद को महसूस एक स्टूडेंट के रूप में आपने किया था कि सफल व्यक्ति से थोड़ा सा संवाद हो, उनसे जाना जाए, या आज आप जब सफल हो चुके हैं आपसे भी किसी की अपेक्षा होगी, तो इसके महत्व पर संजीव के विचार? इसके बहुत प्रभाव पड़ते हैं। मेरे सामने भी 2 एग्जाम्पल थे जो एसएससी में एक फेल कर चुके थे और एक पास्ट एग्जाम्पल थे। अच्छा। तो मैंने हमेशा पास्ट की ओर ही देखा कि उन्होंने किन किन क्या क्या कर करके पास हुए। तो मैं भी उसी तरीके से अपने आप को हमेशा याद दिलाता था कि नहीं, अगर दुनिया में कोई भी इंसान किया है ना तो मैं भी कर सकता हूँ, ये संभव है। यानी इस समय मतलब वो करना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है खुद को। हाँ, और तैयारी के दौरान यहाँ पे कुछ लोग आते थे, जैसे एक सुमन भैया थे, उनका एलडीसी में हुआ था 2013 में। तो वो आते थे तो मैं उन मतलब जब सुनता था कि वो आने वाले हैं तो मैं स्पेशली उनसे बहुत सारे सवाल करता था, जो भी मुझे लगता आज भी आप आए हैं, हो सकता है कई लोग आपसे कुछ सवाल यहाँ से उठने के आप चाहें तो उसके बाद भी करें। हाँ, मुझे लगता था कि मतलब सरकारी नौकरी करना एक अलग फीलिंग देता होगा, और मतलब मेरे लिए तो वही था कि नौकरी लग जाना मतलब जीवन सफल हो गया। जी, तो तेरह के संजीव को ये लग रहा था कि सरकारी नौकरी एक अलग फीलिंग देता है। 22 के संजीव को 6 साल का अनुभव है सरकारी नौकरी का, तो इन 6 वर्षों में क्या लग रहा है, अलग अलग फीलिंग देता भी है या फिर 13 में लग रहा था वो एक स्वप्न जैसा था? वो तो अभी भी स्वप्न ही लग रहा है। अच्छा, वो स्वप्न ही है और स्वप्न का अपना मजा है, और स्वप्न के अपने ही मजा हैं। और सिलेबस के अलावा ये तो कुछ सामान्य प्रश्न थे जिसका जिक्र मैंने आपसे किया। आने वाले दिनों में संजीव की कोई परीक्षा या फिर अभी कुछ इससे रिलैक्स, यानी थोड़ा सा इसको शांत किया है, कोई और निकट में कोई एग्ज़ाम है जिससे आपको देना है, जिसकी तैयारी करनी है अभी, या फिर अभी थोड़ा सा शांति काल, रिलैक्सेशन पीरियड? मैंने तो अपनी ये तैयारी भी शांति तरीके से ही कर दी। अच्छा, यानी तैयारी भी आपकी शांति काल में ही हुई है। जी, अच्छा, ठीक है। और मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मतलब काम करूं और थोड़ा जीवन में विश्राम भी मुझे पसंद है। विश्राम इन द सेंस कि मैं लाइफ को और भी एंगल से फील करना चाहता हूं। अपनी ज़िंदगी में अनेक उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, कोई ऐसा चढ़ाव उतराव जो खास रहा और वो हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को लगता है जिसको शेयर करना उचित होगा? मैं तो इतना ही बोलूँगा, जीवन में बहुत सारे ऐसे समय आते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसा समय आया, कोरोना में मैं इतना डिस्टर्ब हुआ कि ऐसा लगा कि मैं जीवन में कुछ भी करूँगा मेरा जीवन तो व्यर्थ ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, जीवन बहुत बड़ा है और आप अपने अंदर से बाहर निकल के देखते हैं तो दुनिया बहुत बड़ी है, और आप बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन गोपाल दास नीरज की पंक्ति है, छुपकर अश्रु बहाने वाले, मोती व्यर्थ लुटाने वाले, चंद खिलौने के टूटने से बचपन मरा नहीं करता है। तो ज़िंदगी है, होते रहता है। अंतिम रूप से अपनी सफलता का श्रेय अपने परिश्रम और अपने इसके अलावा बचपन में कि जिनसे प्रेरणा मिली, जिनका आशीर्वाद, जिनका लग रहा है कि जब संजीव को कुछ ऐसा इस तरीके का हुआ तो उनको संजीव को इनकरेज किया, तो ऐसा कोई संजीव के व्यक्तिगत जीवन में साथी, सहयोगी या कोई ऐसा मिला जिसने संजीव को प्रमोट करते रहा हो? मेरे लिए तो बचपन से मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो थी मेरी, वही मेरे लिए मोटिवेशन का कारण थी। जी, कि बहुत ही पिछड़े तरीके से, मतलब बहुत ही गरीबी और उस समय मैंने बचपन गुजारा है, तो वो मेरे लिए एक फ्यूल का काम करती रही कि मुझे सफल होना ही है एट एनी कॉस्ट। अच्छा, यानी जो परिवार की जो पृष्ठभूमि थी, इससे लग रहा था कि वो अंदर ईंधन का कार्य कर रहे थे। जी, और बाकी जो एक्सपोजर जो मुझे पहली बार मिला वो यहीं पे मिला आपके सानिध्य में। अच्छा, चलिए, मैं अपने आप को भी इसका लिए सौभाग्यशाली समझता हूँ। और इसके बाद एक अंतिम प्रश्न है, सेल्फ मोटिवेशन संजीव भी करता होगा खुद को। सेल्फ मोटिवेशन के क्या सूत्र संजीव अपनाते थे? यानी जब अपने आप को लगता था कि निराश हो रहे हैं, थोड़ा सा एनर्जी लेवल कुछ डाउन हो रहा है, तो संजीव क्या करता था उसको, अपने आप को उस लेवल पे फिर से लाने के लिए? मैं तो कुछ किताबें पढ़ता था। जैसे मैंने विवेकानंद की बहुत सारी किताबें पढ़ी है, और एक फिलोसफर जिसकी आप कहानी सुनाया करते थे, ओशो की। जी, आजकल मैं देखता हूँ आपके स्टेटस पे। आज तो उनकी फिलॉसफी मुझे बहुत पसंद है। तो लाइफ से रिलेटेड जो भी फिलॉसफी है वो मैं पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आती है, और मुझे मोटिवेशन से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगती है कि जीवन को मैं समझता हूँ और उसी से मुझे गतिशीलता आती है। और यानी जितना आप जीवन को समझे उतना आपके जीवन में गतिशीलता आई है।
इससे आप यानी कि इसको समझते हैं, यानी किताब पढ़ करके आप और कुछ किसी को सुनकर किसी इस तरीके से आपको लगा और अपने जीवन को आपने संभालने का कार्य किया है। परमात्मा करें आप अपने जीवन को यूं ही सजाते संवारते समृद्ध करते हुए सफलता की ऊंचाइयां, सफलता के आसमां कम बढ़ते जाएं और आपकी सफलता चरम से चरम ऊंचाइयों को छुए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारे बीच में समय साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले कल के लिए, आने वाले पल के लिए, आने वाले वर्ष के लिए। थैंक यू।